Hello, it's me, long time no see, and this is episode 96 of this long running podcast. Or we've been here a while, haven't we? काफ़ी अरसे से हम ये काम कर रहे हैं और हमें नज़र भी आ रहा है, हमारे रिजल्ट्स हमारे सामने हैं कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे चल रहा है मामला। तो वो सब अपनी जगह है। बाकी evil spells 000@gmail.com, EVILSPELLZ000 is my email address। और आपकी कहानियाँ जो हैं वो हम सुनाते हैं इधर। और आई हैव समथिंग न्यू फॉर यू एज वेल, वो मैं अलग से अपलोड करूँगा। इट्स द फर्स्ट एपिसोड ऑफ दैट, तो सुनिएगा और बताइएगा कैसा लगा। तो विद दैट सेड एंड डन, एंड हम तो वैसे भी यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं टू प्रोवाइड एंटरटेनमेंट इन द सेंस कि हम स्टोरीज शेयर करते हैं आपकी, और लोगों से लिखवाते हैं कि लिखो और अपनी कहानियाँ भेजो, विच इज़ बिग थिंग कंसिडरिंग द फैक्ट कि आजकल कोई ये काम करना नहीं चाहता। तो इवन देन जब रिजल्ट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि अच्छी बात है। तो ये तो हो गई कुछ फजूल बातें। ऑब्वियसली रात की इस पहर में कौन चाहेगा कि कोई और किस्म की बातें सुने। तो विद दैट सेड एंड डन, लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। एंड obviously, hello, it's me, long time no see. This is Dr. Solanki, better known as Dr. Solanki, and again I had to reiterate the fact कि I'm not a doctor. तो खैर, getting down to business, आज की पहली कहानी जो आ रही है वो आ रही है मिस्टर ए के नाम से। और ये बताते हैं कि इनकी फैमिली में एक लेजेंड है, एक फैमिली हिस्ट्री की स्टोरी है जो कि पुराने ज़माने यानी ब्रिटिश दौर के ज़माने से चल रही है। और वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली इनके जो ग्रैंडफादर वगैरह थे और सब कुछ वो उस ज़माने से मतलब एक चलती आ रही है कि ये लोग जो थे बेसिकली नवाब फैमिली से कह लें या एक रूलिंग एलीट फैमिली से इनका ताल्लुक़ था, जो ब्रिटिश रूल में बेसिकली उन लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन में थी। तो बड़े लोग थे, ब्रिटिशर्स जो थे वो इनके थ्रू अपने उनके जो इलाके थे वो गवर्न करवाते थे। अब ये अपने ग्रैंडफादर की कहानी बेसिकली सुना रहे हैं, जिसमें ये कहते हैं कि जब उनके ग्रैंडफादर पैदा हुए थे तो उस वक्त वो टाइम था कि ब्रिटिशर्स अब एग्जिट कर रहे थे और पार्टीशन का दौर आ रहा था। तो जितना वो समेट सकते थे वो समेट लिया था, और अब इनका ये हाल हो गया था कि जो एक लैविश रिच बादशाही स्टाइल में रहने वाले लोग थे अब वो बिल्कुल ही पॉवर्टी में आ चुके थे, क्योंकि सब तो ये उठा चुके थे अंग्रेज़। तो अब ये कहते हैं कि ये एक बड़ी हवेली बलरामपुर के अंदर पैदा हुए थे इनके ग्रैंडफादर इंडिया में, और उनकी फैमिली का जनरली एक मुग़ल एटीट्यूड था कि ज़्यादा काम नहीं करना और थोड़ा लेजीनेस का इशू था। अब लेकिन ये वक्त आ गया था कि गुर्बत जो थी वो शुरू हो चुकी थी। तो ये कहते हैं कि जब ये पैदा हुए तो इनकी जो वालदा थी यानी ग्रेट ग्रैंड मदर जो थी, और उनकी तो ज़ाहिर से ग्रैंडफादर की तो वालदा हुई, उनको एक ख्वाब आया। उस ख्वाब में इन्होंने देखा एक बड़ा सा अजदहा, बड़ा सा सांप जो हवेली के अंदर मौजूद था, और उसने बोला उनसे कि जैसे बिल्कुल एक आम इंसान की तरह बात करता है, वो अजदहा उनसे बात कर रहा था।
और उन्होंने उनसे बोला कि इस हवेली के अंदर बहुत सोने जवाहिर मौजूद हैं और आप लोग ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजार सकते हैं अगर आप अपने पहले बच्चे की बलि चढ़ा दें। अगर पहले बच्चे को ये सैक्रिफाइस कर दें तो ये सब दौलत इनकी हो सकती है। अब ये ख्वाब देखने के बाद ज़ाहिर सी बात है जिसका बच्चा पैदा हो तो वो तो बिल्कुल ही हिल गई और बिल्कुल ही एक तरीके से कहते हैं कि परेशानी में आ गई कि मैंने क्या देखा। लेकिन ये एक वन ऑफ ख्वाब नहीं था, ये बार बार आ रहा था और उसके बार बार आने की वजह से इनको एहसास हुआ कि बेहतर ये है कि इस गांव को छोड़ के, उस हवेली को छोड़ के हम शहर की तरफ रुख कर लेते हैं और बस अब तो वैसे ही गुर्बत का टाइम है और अब जान छोड़ते हैं। तो ये कहते हैं कि ये छोड़ छाड़ के इनके ग्रैंडफादर खासकर चले गए और बाकी जो पीछे लोग रह गए उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुर्बत में गुजारी और उनको अंदाज़ा था कि इस हवेली में कुछ है। तो बहुत खुदाई भी की, ढूंढा भी, लेकिन हमेशा मटके निकले दफन हुए हुए जिसमें सिर्फ कोयले पड़े होते थे। क्योंकि ये चीज़ तो तय थी कि जो हवेली के असल ओनर्स थे उन्हीं के लिए जो भी है रखा हुआ था। तो अब ये कहते हैं कि इनके ग्रैंडफादर तो कभी उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे कभी नहीं गए और आज भी उस प्रॉपर्टी पे कोई ना कोई फड्डा चल रहा है। अब कहते हैं इस पूरी चीज़ का अपसाइड ये हुआ कि जो हमारी फैमिली पीछे रह गई थी वो तो उन्हीं कंडीशंस में आज भी हैं, गुर्बत के और परेशानी के। लेकिन ये क्योंकि वो सब छोड़ छाड़ के और ये नवाब लाइफस्टाइल वगैरह भूल के शहर चले गए और शहर जाने के बाद उन्होंने मेहनत की और बहुत टफ टाइम भी देखा, लेकिन अब दे आर इन अ वेरी गुड पोजीशन। और यही जो लिख रहे हैं हमारे मिस्टर ए, वो यही बता रहे थे कि शायद वो जो सैक्रिफाइस मांगा जा रहा था वो सैक्रिफाइस इस तरीके से मांगा जा रहा था, वो ख्वाब गलत इंटरप्रिटेशन था, लेकिन यू नेवर नो विद दीज थिंग्स। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और इट्स काइंड ऑफ वियर्ड कि जब आपके अपने घर में ऐसा हो रहा हो ना। तो खैर, मूविंग फॉरवर्ड, मनार्थ जदून साहब जो हैं ये अगली कहानी सुना रहे हैं और वो अपने वालिद की सुना रहे हैं। 1996 में ये कहते हैं कि इनके वालिद जो थे वो राजस्थान गवर्नमेंट में एक डॉक्टर थे और उस टाइम पे ये पीडियाट्रिशियन की स्पेशलाइजेशन कर रहे थे जयपुर के एक मेडिकल कॉलेज में, जो पढ़ भी रहे थे और वहाँ प्रैक्टिस भी कर रहे थे। तो उस कॉलेज की एक बड़ी फेमस चीज़ थी कि उधर एक कुआं था हॉस्टल नंबर 3 के पीछे, जो कि लोग कहते थे हॉन्टेड है। और वो ये कहते थे कि वहाँ पर एक आदमी रात को अगर आप जाएं तो कुएं पे बैठा नज़र आता था, सफ़ेद शलवार कमीज़ या कुर्ता पजामा कह लें उसके अंदर, और वैसे तो कुछ भी नहीं बोलता था, लेकिन जैसे ही आप उसके पास आएँ या उसकी तरफ देखें तो वो कुएं के अंदर छलांग मार देता था और गायब हो जाता था। अब ये जब इनके वालिद को स्टोरी पता चली तो वो थोड़े क्यूरियस भी हुए और बकौल इनके, और सही बात है कि जितने लोग इस तरह के हॉस्टल्स में रहते हैं और सब कुछ करते हैं और ख़ासकर मेडिकल वाले, तो रातें तो बिल्कुल ये काली करके और पढ़ाई तो उनकी चलती है। तो इसी तरीके से एक रात ये पढ़ रहे थे अकेले अपने रूम में, तो निकले बाहर जब थोड़ा सा सीधे होने के लिए, तो उस तरफ जाने लगे तो उनको एहसास हुआ कि यार वो कुएं को ज़रा चक्कर लगाता हूँ, रात का टाइम है। जो ये लोग कहते रहते हैं सीनियर्स, ये मजाक तो नहीं, मतलब हम लोगों को बेवकूफ़ तो नहीं, डरा तो नहीं रहे। तो ये उस तरफ चले गए। अब ये कहते हैं इन्होंने उस जगह पे आधा घंटा चक्कर काटे देखने के लिए कि क्या वाकई ऐसा कुछ है, ये सिर्फ स्टोरियाँ हैं। तो कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नज़र नहीं आया, कुछ दिखा नहीं। तो जब इनको पूरा एहसास हो गया कि यहाँ कुछ भी नहीं है, तो ये पलटे और पीठ अपनी कुएं की तरफ करके चलने लगे। अब ये कहते हैं जैसे ही ये चलने लगे तो इनको ऐसी आवाज़ आई जैसे कुएं के अंदर कोई कूदा है और पानी उछला है। और बस ये कहते हैं जी ये आवाज़ आनी थी और देख तो ये चुके थे कि रात के उस पर कोई बाहर भी नहीं है।
तो शराफत से सीधा ये अपने हॉस्टल चले गए बगैर मुड़े हुए। और कहते ही ये हैं कि उस दिन तो चले उनके साथ ही हुआ, लेकिन इवेंचुअली कॉलेज वालों ने उस कुएं को बंद करवा दिया था और उस चीज़ को सील कर दिया कि दोबारा ये इस तरह की स्टोरियां ना उठे। अब ये कहते हैं कि जी ये सब तो वक्त गुजर गया, लेकिन जब इस चीज़ की थोड़ी खोज की तो सिर्फ इतना पता चला कि कोई वार्डन था उस हॉस्टल का जिसने खुदकुशी की थी उस के अंदर कूद के कुएं के अंदर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और आगे बात करते हैं मिस राना की। ये कहती है मैं कनाडा में रहती हूँ और ये बेसिकली इनके वालिद साहब के साथ पेश आया वाक़या 2002-2003 के अंदर, क्योंकि उनके साथ इस तरह के इनकाउंटर्स चलते रहे हैं काफ़ी अरसे। और उसकी वजह है कि ये बताती हैं कि जब वो पाकिस्तान में थे तो उनके दादा बहुत सख्त आदमी थे, आर्मी के अंदर थे। तो इस तरह की बातें कि मुझे डर लग रहा है और इस तरह की बातें वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे। वो कहते थे डर क्या मतलब लग रहा है, कहाँ लग रहा है, बताओ मुझे, एक्सप्लेन करो। मतलब इस तरह के आदमी थे। तो जब इनके वालिद 7-8 साल के थे तो उनको मदरसे में भिजवाया था। और वहाँ इनके वालिद साहब कहते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो कि जिन्नात थे, जो नज़र नहीं आते थे। अब ऐसे सिलसिला जैसे कि सब सबक रिवाइज कर रहे हैं तो मौला जो उनके उस्ताद बैठे होते थे वो जी किसी अनसीन लोगों को उनसे जैसे कुछ सुन रहे हैं और उनको करेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें आम थी। और बकौल इनके वालिद के कि उनके साथ वाले स्टूडेंट सबको पता था कि ऐसा है। और हत्ता कि स्टूडेंट्स की ही ड्यूटी थी खाना वगैरह बनाना, रोटियां वगैरह बनाने की, और वो भी 100+ स्टूडेंट्स। लेकिन जब ये काम होता था तो बड़ी आसानी से बहुत सारी चीज़ें बन जाती थी, खासकर रोटियां वगैरह, जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। लेकिन एक अनस्पोकन बात थी कि यहाँ पे हमारे अलावा भी स्टूडेंट्स हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं। तो कमिंग बैक टू 2003, 20 साल टू मतलब 19 साल पहले की बात। तो ये कहते हैं कि उस ज़माने में इनके वालिद साहब टैक्सी चलाते थे कनाडा में। अब ये इतना मॉडर्न दौर नहीं था, सेलफोन्स तो थे लेकिन कोई ऐप्स या एप्लीकेशंस या इस तरह का कोई जीपीएस टाइप सीन नहीं था। और जब कोई बुक कराता था राइड तो वो टेलीफोन करता था कंपनी वाला, उनको एक जगह भेज देता था कि फ़लानी जगह से कोई आएगा या आएगी, उसको बिठा लेना और फ़लानी जगह छोड़ देना। तो एज सच कोई मतलब वो नहीं होता था, कोई क्लैरिटी नहीं होती थी किसको उठाना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, और इस तरह काम चलता था। अब ये कहते हैं कि एक दिन ये यॉर्क डेल मॉल गए, उनको कॉल आई कि भाई वहाँ से थिएटर वहाँ पे एक है, उस वाली साइड से किसी ने राइड बुक कराई हुई है, हमें कॉल आई है। तो ये वहाँ गए तो एक खातून थी जो 34-35 ईयर्स ओल्ड थी और ठीक ठाक थी, सेहतमंद मतलब खातून थी। तो उनकी राइड थी और जैसे ही वो गए वो आई और पीछे बैठ गई और बकौल इनके सिर्फ हेलो हाई हुई, कोई ज़्यादा बात नहीं हुई। और उसने एक लोकेशन बताई उतरने के लिए, वो एक बेसिकली सेमेट्री थी जो कब्रिस्तान कह लें। तो कोई अनयूजुअल बात नहीं थी, लोग चले जाते थे अपने लोगों से मिलने जो वहाँ मौजूद हैं, या ऑन ऑफ कुछ ना कुछ चलता रहता था। तो इट वॉज एन वेरी ऑड थिंग। तो ये उसको बिठा के चले गए। अब बकौल इनके कि ये बड़े बातूनी आदमी हैं, 20 मिनट का फासला भी था, एवरीथिंग, बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस औरत ने इनकी किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। अब मौसम पे बात करने की कोशिश की, मतलब नो रिस्पॉन्स। अब ये अपने चलते रहे और चलते चलते इनको अनईजीनेस फील होना शुरू हुई कि कुछ मामला जो है कुछ सही नहीं लग रहा है, ये कोई बंदा सही नहीं है। तो इन्होंने ऐसे ही मतलब उनकी नज़र जब रियर व्यू मिरर पे पड़ी गाड़ी के, तो अब वो जो लड़की पीछे बैठी हुई थी जो अच्छी हल्दी वल्दी थी और जवान औरत थी, अब वो उसकी उम्र थोड़ी सी ढली हुई लग रही थी, लाइक शी वाज़न्ट लुकिंग लाइक शी वाज इन हर 30s। अब ऐसा लग रहा था कोई 40-45 प्लस की
45 प्लस की कोई बैठी हुई है। अब हैरत हुई इनको, और फिर जब दोबारा मतलब देखा कि मतलब ये क्या है, तो अब वो मज़ीद बूढ़ी लग रही थी। तो ये माजरा देखने के बाद इनको शदीद एक खौफ सा महसूस हुआ, जबकि बकौल इनके कि इनका बैकग्राउंड ऐसा है कि होना नहीं चाहिए। तो इन्होंने क्योंकि मतलब हिफ्स किया हुआ था, तो अब दिल में कुरान की तिलावत शुरू कर दी। अब खैर ये उस पॉइंट पे पहुंचे जहाँ उसको उतारना था, तो ये बोलते हैं कि वो जगह इतनी बड़ा मतलब सेमेट्री है कि उसका एक गेट जो है, जो मेन गेट है वो मेन रोड पे, तो दूसरा जो गेट है वो दूसरी मेन रोड है उस पे लगता है। तो जब ये वहाँ पहुँचे और इन्होंने बताने लगे कि भाई ये तुम्हारा डेस्टिनेशन आ गई, तो उसने बोला इस गेट पे नहीं, दूसरे वाले पे लेके जाओ। तो अब गाड़ी घुमा के ये फिर ये दूसरे गेट पे लेके गए। अब कहते हैं जनाब कि अब वो उतरी और उसने इनको पैसे दिए। पैसे इन्होंने उससे लिए तो बड़े ही ठंडे उसके हाथ थे। और एक चीज़ इन्होंने नोटिस की, जब उसने बोला ना ये वाला गेट नहीं दूसरा वाला, तो उसकी आवाज़ भी बहुत फ़र्क थी। वो आवाज़ नहीं थी जिस पहले जब ये मॉल से चढ़ी थी तो वैसी। अब ये कहते हैं कि जी इस चीज़ को भी ज़्यादा अपने ऊपर हावी नहीं किया, इन्होंने उससे नोट लिए, बकौल इनके बर्फ़ हाथ थे उसके, उससे और गिनने के लिए बस हाथ में लिए और ऊपर देखा तो वो मतलब इतना कब्रिस्तान के अंदर एंटर हो चुकी थी, और ग्रिल जो कब्रिस्तान की है उसके थ्रू नज़र आ रही थी। इन्होंने बहरहाल इनको बहुत अजीब लगा, क्योंकि इतना जल्दी इतना डिस्टेंस कैसे कवर किया। ये इस अपने आप को इन्हें तसल्ली दी कि हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं, और ये वहाँ से जल्दी से निकल गए। अब इन बातों पे रात भर जाहिर सी बात है इनको ये इन बातों में तंग किया कि रात मतलब ये इतनी जल्दी अंदर कैसे चली गई, जबकि उनके हिसाब से इट वॉज एटलीस्ट 3 मिनट या 2 मिनट मतलब रास्ता टू गेट इन टू द कब्रिस्तान। तो ये इन्हीं सोच में थे कि इन्होंने कहा सुबह मैं दोबारा चक्कर ला के खुद देख लेता हूँ। तो जब ये दूसरे गेट पे गए जो कि मेन गेट नहीं था, वहाँ उतरे, थोड़ा सा उनको गाड़ी लगा के पैदल चलना पड़ा। पैदल चल के जब गेट पे पहुँचे, क्योंकि वो तो अंदर से नज़र आ रही थी, तो इन्होंने जब गेट को देखा तो गेट पे तो एक ताला लगा था, जो कि इतना मतलब अरसे से लगा था कि उसमें मट्टी हटी हुई थी। तो इनको अंदाज़ा हुआ कि कल तो ये गेट खोल के तो अंदर नहीं गई। उसके बाद बस ये वापस बैठ के वहाँ से चले गए, और इसी परेशानी में आज तक थे कि आखिर वो कौन खातून थी और किसको बिठा लिया था मैंने। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। अब इसके ऊपर और भी काफ़ी वर्जन सुने हुए हैं। कल मैं अपने दोस्त स्वप्निल की कुछ स्टोरी सुन रहा था, तो उसमें एक उसने सिमिलरली कहानी बताई थी कि यूनिवर्सिटी से लड़की उठाई थी टैक्सी वाले ने, और बड़ी बातूनी थी, और जब बातों में जादू वगैरह पे बात आई, काले जादू पे, तो उसने एडमिट किया कि वो तो एक जादूगरनी है, और अजीब अजीब किस्म की चीज़ें बताने लगी कि ऐसे ये करो तो यूँ होता है, तो फना होता है, तो इस चीज़ को बुलाओ तो उस चीज़ को। तो जो लेके जाने वाले थे वो डर गए, और जब उसको जहाँ पे उतारना था उतार दिया, तो बकौल उनके कि रास्ते में हर 20 मिनट के बाद, इवन दो कि वो सबब्स में उतारा था, मतलब यूनिवर्सिटी मतलब अच्छा खासा लंबा फासले पे, और एक गाड़ी भगा रहे थे उनको रास्ते में, वो अक्सर 15-20 मिनट ड्राइव करने के बाद वो खड़ी हुई नज़र आने लगी। उसमें तो खैर वो घर चले गए अपने, और फिर इस तरह की राइड्स उन्होंने कुछ दिन तक अवॉइड की, और यूनिवर्सिटी टाइप की राइड्स एट नाइट तो पक्की पक्की। लेकिन आई गेस taxi drivers, cab drivers have a lot of stories to tell. Would really appreciate it कि अगर कोई भेजता है। अब हमारे एक दोस्त लिखते हैं जो कि मेरे ख्याल है हाँ तो बताना नहीं चाहते कि कौन है। ये अपनी एक कहानी बताते हैं कि अभी तो ये फ्रांस में रहते हैं और 2011 से वहीं है, और तो
2009 में इनका एक चक्कर चल रहा था एक लड़की से, पाकिस्तान में थे उस वक्त, तो गुजरांवाला की कहानी है। तो उससे ये फ़ोन पे बात किया करते थे उस वक्त, और इनकी फ़ोन पे सेटिंग चल रही थी। तो ये कहते हैं कि वो दोपहर में अक्सर छत पे जाके इनसे बात किया करती थी, क्योंकि रात में घर वाले आ जाते थे, बाप और भाई वगैरह वगैरह, तो इसलिए वो रात में उनसे बात नहीं करती थी। और ऐसी बात है, थोड़ा सा छोटा सा सेटअप था, तो इसलिए प्राइवेसी का इशू था। तो ये छत पे जाके इनसे दोपहरिया में बात किया करती थी फ़ोन पे। अब एक अजीब बात वो बताती थी कि हमारे छत पे एक कमरा है, उस कमरे पे स्टोर बेसिकली है, उस पे एक साया है, और हम उसलिए छत पे रात को जाते भी नहीं है। वहाँ अजीब अजीब हरकतें होती हैं। तो ये मतलब एक ऑब्वियसली पूछते थे कि क्या सिलसिला है, तो बताती थी कि उस कमरे से कभी रोने की आवाज़ आती है, कभी हंसने की आवाज़ आती है, कभी कुछ होता है। और बकौल इनके कुछ दफ़ा तो ऐसा भी हुआ कि ये छत पे इनसे बात कर रही होती थी, और उस कमरे में से इनके नाम की एक गुस्से में आवाज़ आती थी, उस लड़की के नाम की, और फिर वो बात काट के भाग जाती थी नीचे। तो इस तरीके का सिलसिला चलता रहता था, और मतलब ठीक ठाक बैड सीन था उस छत पे। अब ये कहते हैं कि कुछ दिन सन्नाटा हो गया। उसके बाद इनको, मतलब 2010 की बात है, इनको पता चला कि वो लड़की जो है वो, उसका इंतकाल हो गया है, वो भी हार्ट अटैक से। इनको शदीद शौक लग गया कि मतलब एक जवान लड़की को हार्ट अटैक कैसे हो गया, विच इज़ वेरी, मतलब 1 in a million चांस होता है हट्टे कट्टे आदमी को छोटी उम्र के हार्ट अटैक होना। तो ये कहते हैं कि जी बात मतलब इस तरह गुजर गई, और इनको तो लोगों ने तो वो 10 बातें की, लेकिन इनको तो ये लगता था कि वो साए का चक्कर है, और ये फिर इनका जाना हो गया, और ये बड़े दिल टूटे हुए हालत में चले गए बाहर। फिर एक दफ़ा ये वापस आए, और पाकिस्तान से वो, मतलब पाकिस्तान वापस आए। इनका अच्छा खासा मतलब लंबा स्टे था, महीने 2 का। और ऑब्वियसली प्रेमी आदमी थे, तो वो उस घर का चक्कर लगाना चाहते थे, भले बाहर बाहर से, लेकिन देखने के लिए कि मतलब क्या फीलिंग आती है। तो बकौल इनके कि उस घर के बाहर से ही चक्कर लगाने में, जबकि वो अब घर बंद था, और घर वाले जब से उसकी डेथ हुई थी वो छोड़ के चले गए थे, इनकी इतनी शदीद तबीयत ख़राब हुई कि इनको वापस फ्रांस जाना पड़ गया। और ये 15 दिन पहले ही जो इनका स्केड्यूल ट्रिप था उसको नेक्स्ट डे करा के चले गए, क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और अगेन कि बहुत सारी चीज़ों की एक्सप्लेनेशन आज भी हम लोगों के पास नहीं है। जैसे कि मेरी ये खांसी कब ख़त्म होगी, तो देखते हैं। अब मूविंग फॉरवर्ड हम बात करते हैं हमारी दोस्त महानूर की, जो कहती हैं कि इनकी डाइवोर्स हुई थी, तो ये अपने बेटे के साथ अपने घर वापस चली गई थी, विच इज़ इन नो मीन्स मतलब गलत बात। एक आपके पास राइट है, तो ऑब्वियसली वो जो भी लड़ाई थी जिसकी वजह से जो भी हुआ, व्हाटएवर। तो ये कहती हैं कि इनकी 2 भाभियाँ और इनके दोनों भाई, उनकी मतलब घर में इनको लेके लड़ाइयाँ शुरू हुई, और फिर वो सारे एक तरफ हो गए, और इवेंचुअली ये तय पाया गया क्योंकि ये अब वालिद साहब इनके मौजूद नहीं है, और अम्मा भी बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं कि इनको चाहिए कि अपना अलग ठिकाना बनाएं। तो जॉब ये शुरू कर चुकी थी, और जो भी बहुत सेविंग्स थी उस पर इन्होंने PCHS में एक अपार्टमेंट ले लिया रेंट पे, जो भी इनकी इस्तिताअत में आ रहा था। अब ये कहती हैं इनका बेटा 14 साल का था, ऑब्वियसली उसकी पढ़ाई वगैरह, तो पैसों के लिए की वैसे इश्यूज़ की वजह से इन्होंने सूटेबल फिर वही लगा कि ये अपार्टमेंट ही ले लो। अब कहती हैं जो नेबर थी, नेबर ने जब उनको शिफ्ट होते देखा तो उन्होंने उनसे पूछा कि तुम अकेले इस अपार्टमेंट में कैसे रुकोगी। अब इनको समझ में नहीं आया, और वो यही समझी कि शायद वही बात कर रही होंगी कि अकेली औरत और ये सब कुछ, लेकिन बहरहाल ऐसा वो कहने ही नहीं थी। अब
ये शिफ्ट हुई, कुछ अरसा गुजरा, बिल्कुल सही सलामत, कोई मसला नहीं, एवरीथिंग इज गुड टू गो। और कहती हैं कि जब एक दिन क्या हुआ कि ये बच्चा इनका स्कूल जा चुका था, ये खाने के लिए सब्जी वगैरह कुछ काट रही थी घर में, तो अचानक से किचन में ग्लास टूटने की आवाज़ आई। ये वहाँ गई तो देखा फर्श पे किचन की ग्लास टूटा पड़ा हुआ है, और बड़ी हैरत हुई इनको कि ये खुद से कैसे गिर गया। और वो साफ़ करके ये वापस अपने आके काम में लग गई। हम कहती हैं कुछ देर गुजरी, फिर ये खाना वाना किचन में बनाने लगी तो इनको शीशा चटकने की आवाज़ आई, और फिर ये बाहर निकली तो देखा कि जो शोकेस था उस पर डेकोरेशन पीस कुछ रखे हुए थे, वो नीचे ज़मीन पे टूटे हुए पड़े हुए हैं। इनको हैरत बहुत हुई, लेकिन कुछ ऐसा दिमाग में इनके नहीं आया। अभी अपने काम वगैरह करके और सफाई वगैरह करके ये लाउंज में जाके बैठी और इन्हें टीवी शीवी लगाया। तो कहती हैं कि टीवी देखने के दौरान एकदम से टीवी खुद ही बंद हुआ और उसकी स्क्रीन पे क्रैक्स आने लगे, जैसे कि किसी ने उस पर कुछ खींच के मारा है। अब ये हैरत से उसको देख रही थी, उसके बाद उसमें से धुआं निकलने लगा और कमरे में मतलब जहाँ वो बैठी हुई थी धुआं धुआं हो गया। अब ऑब्वियसली ये खड़ी हुई, मतलब सांस मतलब धुआं ये वो उसको बंद करने के लिए, तो उन्होंने नोटिस किया कि उस धुएं के अंदर एक औरत खड़ी हुई नज़र आ रही है, जो कि लग रहा है कि रो रही है। और जब उन्होंने गौर किया तो वो जो रो रही थी, वो एक तो उसकी आंखें उस धुएं के बावजूद लाल सी नज़र आ रही थी, और वो जो बह रहा था वो खून की तरह आंसू बह रहे थे उसके। ये उसको देख के चिल्लाई और अपने कमरे की तरफ भागी कि वहाँ से टेलीफोन करें पड़ोसन को या किसी को कि ये क्या हो रहा है। अब ये कहती हैं अपने बेडरूम में जब पहुंची तो वहाँ पे जब इन्हें फ़ोन उठाया तो देखा सबसे पहले कि जो वहाँ शीशे लगे थे वो टूटे हुए थे सारे, और खून के कतरे जो थे हर तरफ पड़े हुए थे। तो ये इसी तरह चिल्लाती हुई घर से बाहर निकली और पड़ोसन के घर पहुंची, जिसने इनको बिठाया, पानी वानी पिलाया, और फिर उनको पूरा जब उन्होंने ये अपना केस बताया कि मेरे साथ ये हुआ है, तो उन्होंने बताया कि हम इसीलिए परेशान थे तुमको लेके, क्योंकि इस घर में पहले जो लोग रहते थे वो काला जादू किया करते थे, और अजीब किस्म के हालात थे, अजीब बदबूएं आती रहती थी, और अजीब लोगों का आना जाना रहता था। तो हम सब ने मिलकर, इस बिल्डिंग वालों ने उनको निकाल दिया था यहाँ से। ये सुनने के बाद इनको फिर ख्याल आया जो हो रहा था इनके साथ, क्या हो रहा था। तो इन्होंने फ़ौरन एक आलिम दीन को पकड़ा और उनको लेके आए कि हमारे घर में क्या हो रहा है, और हम सिचुएशन कुछ ऐसी है कि सेविंग्स पे काम चल रहा है, तो घर तो नहीं बदला जा सकता। तो ये फिर बताती हैं कि उन साहब ने जब देखा तो उन्होंने कहा इधर शदीद असरात हैं, क्योंकि यहाँ पे गलत काम होते थे, और इनको फिर बोला कि इस पूरे घर को आपको धोना है सूरह कौसर से पड़े हुए पानी से। और उसके बाद ये कहती हैं कि जब इन्होंने अमल किया तो उसके बाद से ये हरकतें नहीं हुई दोबारा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और ऑब्वियसली ऐसी चीज़ें जो होती हैं काफ़ी ख़तरनाक होती हैं, और एक लास्टिंग इम्प्रेशन रह जाता है। बस अल्लाह खैर करे, क्योंकि जाहिर सी बात है ये परेशानी, फाइनेंशियल परेशानी की वजह से ऐसे ऐसे मौके और चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि आम तौर पे हम अपने लिए ना करते। तो खैर, मूविंग ऑन, हमारे दोस्त महमूद साहब लिखते हैं कि इनके गांव में बेसिकली जो इनका घर था वो 16 कनाल के ऊपर मतलब बना हुआ था। उस तरह था कि एक बड़े एरिया में इनके घर बने हुए थे, जिसमें एक इनके 2 चचाओं के घर थे, इनका घर था, एक एनेक्सीसी भी बनी हुई थी जो कि इनके दादा के इस्तेमाल में थी जब तक वो हयात थे। तो इस तरह इनका घर जो था वो बीच में था इन सब इमारतों के, और ज़्यादा कुछ वहाँ नहीं था। 3 दरख्त थे, और ये अप्रैल 2007 की बात है।
जो ये कहते हैं जब ये और इनकी बहन, ये 13 साल की थी, बहन 12 साल की थी, एक कमरे में खेल रहे थे स्कूल से आने के बाद, और ये बात हो रही है असर से मगरिब के दरमियान के टाइम पे। तो खेलते खेलते कुछ कुर्सियां पड़ी हुई थी जिस पे इन्होंने नोटिस किया कि कोई बैठा हुआ है। जब इन्होंने उस कुर्सी की तरफ देखा, इनके और इनकी बहन ने एक साथ, तो एक औरत बैठी हुई थी जिसकी गर्दन अननेचुरली लंबी थी और मुड़ी हुई थी, और वो मतलब सर झुका के इनकी तरफ देख रही थी। और जैसे ही इन लोगों ने उसको नोटिस किया तो उसने कहा कि हम यहाँ तुम्हारे ख़ानदान से काफ़ी साल पहले से रहते हैं और इस गांव में हम पुराने हैं, और तुम लोगों ने मेरे बेटे को बहुत गुस्सा दिलाया है क्योंकि वो एक दिन नमाज पढ़ रहा था और तुम लोगों ने कुछ उस पर चीज़ें या कुछ फेंकी जिसकी वजह से उसकी नमाज टूट गई और वो बहुत गुस्से में है। ये बोल के वो औरत गायब हो गई। ये ऑब्वियसली डर गए, इनकी वालदा आई तो वालदा को पूरा केस बताया गया, तो उसी रात ये मुल्तान चले गए और अलग वजूहात की वजह से वहाँ से फ़ौरन चले गए। अगला दिन आया तो अगले दिन बेसिकली इनके जो चचा थे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे एक औलाद, और उसकी डिलीवरी का दिन था। तो वो एक डिलीवरी हुई तो ये लोग वापस आ गए और नॉर्मल दिन गुजरने लगे। अब हुआ यूं कि कुछ ही दिन में इनकी बच्चों की किताबें गायब होने लगे, बैग गायब होने लगे, कुछ यूनिफॉर्म्स फटे हुए मिलते, और ऐसा सिचुएशन होता कि बेचारे स्कूल नहीं जा पाते। और शुरू में तो यही लगता था कि मतलब कि यूं बच्चे कर रहे होंगे, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता एहसास हुआ कि ऐसा हो नहीं सकता। अब वो सामान ऐसी ऐसी जगहों से उस घर में मिलता, उनका जो बच्चों का गायब होता, कि वहाँ ये पहुँच भी नहीं सकते थे जहाँ से मिलता। और उनकी वालदा को एहसास होने लगा कि यहाँ पे हम अकेले नहीं हैं, अब कुछ और भी है। तो फ़ौरन मौलवी साहब को बुलाया गया। मौलवी साहब ने आते के साथ ही कुछ पानी दिया पढ़ावा और बोला कि इसको घर के कोनों में फेंकें। और जब नौकरानी को ये काम दिया गया तो जैसे ही उसने कमरे में जाके फेंकना शुरू किया पानी दीवारों पे, तो उसको आंधी सी कमरे में महसूस होने लगी, जो कि सिर्फ उसी को महसूस होती थी जो ये काम करने की कोशिश कर रहा था कि दम हुआ हुआ पानी दीवारों पे डाले। अब जनाब कुछ अरसे के बाद, बल्कि कुछ दिनों में ही इनके घर पे जैसे ये लड़कियों की और इनकी वालदा की लिपस्टिक वगैरह भी गायब होने लगी। अब एक और साहब को बुलाया गया कि भाई ये तो मामला बढ़ता जा रहा है। तो उन्होंने सारे मेल नौकरों को बुलाया और एक को बोला कि तुम चीनी खाओ और पता नहीं इस तरह की चीज़ें की। अब ये जब कुछ अमल करने लगे तो बकौल इनके कि इनकी कमरे में इनकी वालदा और इनकी बहन वगैरह थी, वो वालदा शायद नमाज़ पढ़ी थी, तो उनका जो ड्रेसिंग टेबल का आईना है उस पे लिपस्टिक से कुछ लिखा हुआ आना शुरू हो गया। अब ये अंदाज़ा हो गया कि लिपस्टिक किसी ने चोरी नहीं की, क्योंकि अभी तक ये यही समझती थी कि जो फीमेल नौकरानियाँ हैं वो ये चीज़ें चोरी कर लेती हैं, लेकिन अब तो मामला ही कुछ और था। इनकी वालदा और उनकी बहनों ने सब ने देखा कि ये लिखाई आ रही है आईने के ऊपर। अब फ़ौरन उन बाबा जी को बुलाया गया, उन्होंने जाके देखा और उनके वालिद साहब ने भी देखा ये सब कुछ होते हुए, लिखाई नमूदार होते हुए। तो उन्होंने ये सब कुछ देख के अंदाज़ा लगाया, और वो लैंग्वेज भी ऐसी जो कि समझ में ना आए, कोई बहुत ही पुरानी आउटडेटेड लैंग्वेज, कि उन्होंने इनको बुलाया कि आपके घर पे कोई सख्त किस्म का जादू हुआ हुआ है और इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये मामला थोड़ा सा ख़तरनाक है। अब वो साहब अपने अमल में लग गए और कुछ दिन जो है वो अमल करके वो बोले कि आपके बच्चे जो स्कूल जाते हैं, उधर स्कूल में कुछ था जो इनके साथ चिपक के घर आ गया आपके, और वो जाना नहीं चाहता और वो आप लोगों को इस घर से निकालना चाहता है। बहरहाल उन्होंने भी अपना पैसे वैसे लिए, सब कुछ किया, लेकिन बकवाल इनके कोई फ़र्क नहीं पड़ा और हालात मज़ीद ख़राब होते रहे।
और जैसे जैसे मतलब दिन गुजरते रहे अजीब हरकतें बढ़ती नहीं। अब जैसे बता दें कि इनकी अम्मा सूप बना रही थी किचन में, तो स्टोर रूम में एक चारपाई थी जिस पे इनके यूनिफॉर्म्स बच्चों की और बैग्स वगैरह पड़े हुए थे। उस पे आग लग गई और वो जो भी बच्चों की चीज़ें थी वो जल गई। वक्तन फ़वक्तन अब ऐसा भी सिलसिला शुरू हो गया था कि कमरों के अंदर से, स्टोर रूम के अंदर से पीछी पोटी हुई भी मिलती थी, गंदगी हुई भी मिलती थी, जो कि कौन करता था ये भी नहीं कोई अंदाज़ा लगा सकता। हत्या कि एक दिन एक नौकर को बिल्लियां भी नजर आना शुरू हुई स्टोर के अंदर, जो उनको देखते ही गायब हो गई। अब ये सब चल रहा था और वो जो बाबा जी थे जिनसे ये बात कर रहे थे, उन्होंने माजरत कर ली और इस चीज़ से उनने हाथ उठा लिया। इनके एक रिश्तेदार ने फिर किसी और से इनको इंट्रोड्यूस कराया और जनाब वो कोई 5 ये घर वाले थे, तो उनके लिए कड़वे पान के पत्ते और कुछ प्लेटें लें जो पड़ी हुई थी जिनके ऊपर और पानी था उस पर दम हुआ हुआ, इनको ला के वो खिलाया गया और पिलाया गया। और पूरी मतलब घरों में के कोनों में कीलें ठोकी गई दम की भी, और बोला गया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये सब कुछ आपने करना है और खाना भी है, पत्ते खाने कड़वे और पानी भी पीना है। लेकिन बहरहाल बकौल इनके कि कुछ भी नहीं हुआ और हालत ये हो गई कि बच्चों का स्कूल जाना ही बंद हो गया, क्योंकि कभी चीज़ें ही नहीं उनकी जमा होती थी कि वो स्कूल जा सकें। अब फिर किसी साहब को बुलाया गया, वो आए, उन्होंने जनाब बोला कि जी आपकी दोनों बहनों पे और वालिद साहब पे कुछ हुआ हुआ है, और आपकी अब जो वालदा हैं और आपका जो लड़का है बेसिकली अब इनके ऊपर टारगेट हो रहा है। तो उन्होंने एक तेल बनाया, दम करके कुछ किया उसको, और इनको बोला कि अपने इनकी बहनों को और इनके वालिद को कि अपने ऊपर जिस्म पे ये लगा के रखें, और 7 दिन के बाद जब नहाइएगा तो ये पानी जो है वो घर में नहीं कहीं मतलब बाहर निकलना चाहिए। तो जनाब ये काम भी किया गया। लेकिन इस दौरानिए में बकौल इनके हालात ऐसे थे कि जब कोई गेस्ट घर पे आता था तो लाइटें पूरे घर की फ्लिकर होना शुरू हो जाती थी। आखिर में घर से बाहर ही बैठना पड़ रहा था, घर में मुश्किल होती जा रही थी, और बकौल इनके के कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक दिन ये कहते हैं कि हम सब घर वाले बाहर बैठे हुए थे और इनकी बहन ने देखा कि इनके जो दादा का बंद घर है या नेक्सी, उसमें अच्छे खासे मतलब लोग लाइन लगा के उस पोर्शन में जा रहे हैं। अब वो जगह तो बंद पड़ी हुई थी इनके दादा के इंतकाल के बाद से, इनको देख के बड़ी हैरत हुई। और फिर वही कि अगले दिन इन लोगों ने जब स्कूल जाने के लिए सुबह उठे और इनकी बहन नाश्ता कर रही थी, इन्होंने ये देखा तो बाकायदा किसी ने उनका गला दबा के उनको कुर्सी से नीचे फेंका। बच गई लेकिन अच्छा खासा डर गई। फ़ौरन किसी आमिल से मतलब कांटेक्ट किया गया, तो उन्होंने एक तावीज़ दिया जो कि बोला कि बच्ची के पाँव में आप बांध दें। और जैसे ही वो रात को सोने के लिए लेटी तो किसी चीज़ ने वो तावीज़ उतार के फेंक दिया इनके ऊपर से। इनके वालिद साहब ने ये चीज़ देख ली और दोबारा इनको बांध के वो तावीज़ फ़ौरन नाना के घर रातों रात इनको भेज दिया, जो कि दूसरे गांव में था। और इसी तरीके से वो बच्ची 3 दिन उसने वहाँ गुजारे। और फिर जब वो वापस आई तो ये कहते हैं कि रात का टाइम था, मैं कमरे से बाहर पानी लेने गया हुआ था, तो मैं जब वापस आ रहा था तो उस कमरे के बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ था जिसके हाथ में एक छुरा था। मैं उसको देख के परेशान हो गया और मैंने फिर पूछना शुरू किया तुम कौन हो। तो वो बूढ़ा आदमी एक अजीब तरीके से मेरे सामने बढ़ने लगा और उसने छुरी मारने के लिए मतलब उसने ऐसा एक इशारा किया कि वो मतलब छुरी मारने जा रहा है। तो ये इतने डर गए उसके एक्शंस और उसके चलने के तरीके से कि इन्होंने चीख मारी और ये बेहोश हो गए। अब ये कहते हैं कि चीख की वजह से सब लोग जब बाहर आए तो ये बेहोश पड़े हुए थे, इनको उठाया गया, फिर घर से बाहर निकाला गया। फिर ये बात जब बताई गई तो उसी रात ये वापस सब लोग नाना के घर पे दूसरे गांव चले गए। अब इनकी जाहिर सी बात है नाना को ये पता चली तो मामू ने किसी को लेके आए जो मुल्तान से थे। उन्होंने पूरी फैमिली को घर में ला के ग्रीन चादर के नीचे खड़ा कर दिया और फिर बकौल इनके के डिफरेंट कमरों में जाके जिन्नात को गालियां देना शुरू की। और फिर इनकी और इनकी बहन को
इनको और इनकी बहन को एक कमरे में जाके बंद कर दिया, जहाँ बंद करते ही अंदर आंधी सी उठना शुरू हुई। ये डरे, इनने रोना शुरू किया तो इनकी वालदा ने फ़ौरन कमरा खोल के उनको निकलवा दिया और बहस करना शुरू की कि बच्चों के साथ तुम क्या कर रहे हो। तो उस आदमी ने इनको एक फिर तलवार दी और बोला कि फलां जो दरख्त है तुम्हारे घर में उस पर जाके ये वार करके एक आओ, जो कि इन्होंने किया। अब ये कहते हैं जी कि इसके बाद अब कुछ नहीं होगा, लेकिन अपेरेंटली इसके बाद घर में तो मामले चलते रहे, लेकिन अब जो इनके दोनों चचा थे उनके घर में भी मामला शुरू हो गए। जैसे चचा के घर में बाथरूम की छत में से खून टपकता था और जो दूसरे चचा थे जिनका छोटा बच्चा था उसका जो दूध होता था पाउडर, वो घर में हर जगह बिखरा हुआ मिलता था। तो इस तरह करते करते इनको पूरा साल हो गया बर्दाश्त करते करते। अब ये कहते हैं जी एक दिन की बहन एक जगह नमाज पढ़ रही थी, यहाँ पे एक पीछे अलमारी थी, तो अलमारी में आग लग गई, धुआं निकलने लगा। ये वहाँ से भागी, इनके चचा आए, अब्बा आए। अब्बा ने जब वो अलमारी खोली तो कुरान शरीफ रखा हुआ था अंदर, उस पर आग लगी हुई थी। लेकिन जब उसको निकाला गया तो फिर देखा गया कि अंदर सारे जो अल्फाज थे, सब कुछ जो टेक्स्ट था वो बिल्कुल महफूज था। बस उसके ऊपर जो प्लास्टिक और कवर था उसी ने आग पकड़ी, बाकी अलमारी वगैरह में जो भी थी वो थी। तो वो क्या कहते हैं, कुरान जो था मस्जिद भिजवा दिया गया और क्या कहते हैं कि ये महफूज रहे। और यहाँ तो पता नहीं किस किस्म की अब हरकतें शुरू हो चुकी हैं कि ऐसा सिलसिला चल रहा था कि एक आदमी ने फिर ख़ुद इनके वालिद को कांटेक्ट किया, जो कि पता चला कि इनके वालिद का किसी ज़माने में उस्ताद था, कोई स्कूल टीचर था। और उसको जब ये ख़बरें मिली तो वो इनके कांटेक्ट में आया और इत्तेफाक से जानने वाला निकला। तो जब वो आया तो उसने इनके टीवी लाउंज में एक सफ़ेद कपड़ा बिछाया और कुछ बातें की कि मुझे निशानी दो कि तुम यहाँ हो। तो जलते हुए कोयले आके उस पर गिरे। उसको देखने के बाद उन्होंने असेस करके बताया कि जो भी यहाँ चीज़ें हैं वो सब बहुत ख़तरनाक हैं और आपकी जान को ख़तरा है, और यहाँ कोई शदीद काले इल्म की वजह से ये चीज़ें आई हैं। उन्होंने इन लोगों से बात की कि पानी तक नहीं वो पीना चाहते इस घर का, पैसा तो दूर की बात। और अब जो ये काम करेंगे वो मतलब कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। अब ये कहते हैं कि उन्होंने जो है वो अपने घर पे एक अमल शुरू किया जिसमें जुमेरात के दिन इनके घर में जो भी मखलूक थी उसको ये अपने घर बुला लेते थे और गोश्त रख के बुलाते थे, और वो गोश्त खाने की नीयत से आ जाते थे। और वो एक दिन मतलब अपने पास रखते थे अंदाज़ा लगाने के लिए कि ये मामला क्या है। इन बकौल इनके कि इनके टीचर ने इनके वालिद साहब के पता कर लिया था कि किस लोग ने क्या किया था और उनको बता भी दिया। और फिर एक दिन घर आए और एक सर्कल बनाया रस्सी से और सबको उसके अंदर बिठाया और कुछ चीज़ें पढ़ने को बोली और रिपीट करने को बोली। और फिर बोला कि अब डरना नहीं है, अगर तुम्हें कोई घर के बाहर कोई बंदा या कोई चीज़ नज़र आती है तो वो तुम्हारी हिफाजत के लिए वहाँ खड़ा होगा, तो अब डरना नहीं। अब ये कहते हैं जी कि वो टाइम चला गया और काफ़ी मुश्किल से फिर कुछ दिन के बाद वो वापस आए और बोला कि आपके जो बच्चे अब स्कूल के लिए जाते हैं तो इस घर की बिल्डिंग के बाहर से कोई चीज़ें इनके पीछा करने लगती हैं। तो उन्होंने कुछ दोबारा अमल किए कि वो जो पीछा कर रही हैं आपके बच्चों का इस घर के बाहर से, वो मतलब उनसे दूर रहें। और फिर आखिरकार इनकी जान छूटी जो वहाँ भी जो भी हो रहा था उससे। अब ये कहते हैं कि उनको बाबा जी को बड़ी मुश्किल से इनको वापस बुलाया गया कि आप कम से कम पैसे नहीं ले तो चाय पी लें हमारे घर पे हमारे साथ एक दफ़ा। और ज़बरदस्ती उनको चाय पिलाई तो बकौल इनके कि उनकी तबीयत ख़राब हुई और इन्होंने फिर घर जाके मतलब कुछ अरसे के बाद बताया कि आपके चक्कर में वो रात में मतलब जो आए थे उनको मुझे ज़्यादा गोश्त खिलाना पड़ा था कि मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मुझ पे कुछ वार ना कर सकें। अब भी कहते हैं ये वाक़यात गुजरे हुए साल गुजर गए हैं और इनके चचा को कभी कभी कुछ नज़र आता है। तो एक दिन कुछ एक लड़का बड़ा चादर पहना हुआ नज़र आया बाहर, तो ये उसके पीछे गए कि तुम ये कौन हो, यहाँ क्यों खड़े हो। तो वो हंसते हंसते लड़का गायब हो गया। तो पूछा कि वो तो एक ऐसे ही गुजर रहा था किसी मकसद से।
तो वो इनको नज़र आ गया। तो अब ये कहते हैं कि जी ये बकौल उस आदमी के अब ये साल में 2 दफ़ा मीठे चावलों की देग जो है वो बच्चों में बांटते हैं, और अब इनको स्पेशल वो बोला गया है कि अगर कोई बच्चा बार बार मांग रहे हैं तो उसको मना नहीं करना, बार बार दे देना। इसके अलावा भी टेरेस में 2 दफ़ा साल में ये गोश्त के पीसेज रख देते हैं, और उनको सख्ती से कहा गया है कि पलट के नहीं देखना कि वो क्या होता है उनके साथ। तो अब अल्लाह का शुक्र है, ये कहते हैं कि अब हमारे साथ कुछ भी नहीं है, और जो भी उन साहब ने हमें बताया था हम उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और दिस गोज़ टू शो कि इंसान जितना इंसान को तकलीफ़ देता है कोई और चीज़ नहीं देती। अब हमारी फाइनल स्टोरी जो है वो कमर साहब की है, जो कहते हैं कि मैं कश्मीर से हूँ और 26 साल का मैं हो चुका हूँ, लेकिन ये बात 2013 की है जब मैं कॉलेज में था, और अक्सर नाना की तरफ हम लोग छुट्टियों पे जाया करते थे। तो सिलसिला 2013 का कुछ ऐसा था कि ये अपनी बहनों के साथ नाना साहब के पास अपने चले गए। वालिदैन इनके देर ने बाद में आना था, अम्मा और अब्बू ने, और ये पिंडी में रह रहे थे। तो कहते हैं कि क्योंकि हमें अच्छा लगता था वहाँ और छुट्टियाँ गुजारना चाहते थे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा तो हम पहले चले गए, और इन लोगों का बाद में आने का प्लान था, तो ये फिर बाद में आए। अब ये कहते हैं जी उन दिनों इनको सिगरेट पीने का शौक़ चढ़ चुका था, और क्योंकि गांव था वो, और बराबर मतलब कुछ घर ऐसा नहीं था, और रात को सब लोग जल्दी सोते थे, तो ये तबीयत से छत पे जाके खाने के बाद सिगरेटें पिया करते थे। तो अब ये कहते हैं जब तक इनकी वालदा और वालिद नहीं आए थे तो उस वक्त तक तो सुकून था, लेकिन जब वो आ गए तो एक दिन इसी तरीके से खाना चल रहा था तो इनकी किसी बात पे मुंह मारी हो गई इनकी वालदा से। उन्होंने तबीयत से इनको डांटा था, और ये गुस्से में छत पे चले गए और हेडफोन लगाए, उन्हें तेज़ वॉल्यूम पे गाने लगा के लेट गए। अब नीचे नाना ने वालदा को समझाया, बच्चा बड़ा हो रहा है वगैरह वगैरह, तुम उसको जाके समझाओ और वापस लेके आओ, और उसको खाना वाना खाए, वट जो भी वजूहात के लिए। अब ये कहते हैं कि मैं तेज़ आवाज़ में गाने लगा के लेटा हुआ आसमान को देख रहा हूँ, और हालात कुछ ऐसे कि मुझे तो अपनी आवाज़ नहीं आ रही कि मुझे चीख की आवाज़ आई। अब जब वो चीख की आवाज़ मतलब इतने तेज़ गानों के थ्रू आई, तो उन्हें पलट के देखा तो इनकी वालदा जो थी वो बेहोश पड़ी हुई थी। ऐसी बात है, वो चीख सुन के और भी लोग ऊपर आए और सब लोग उनको उठा के नीचे लेके गए। उनको जब होश में लाया गया तो उनकी वालदा ने सबसे पहला सवाल किया कमर का है, और इनको देख के फिर वो लिपट गई और रोने लगी और काफ़ी डरी हुई थी। तो फिर उनको बहला के फिर पूछा गया कि आखिर क्या हो गया, इतनी ज़ोर से चीखी, है हुआ क्या। उन्होंने बताया कि कमर जो थे वो छत पे लेट के मतलब पर देख रहे थे, तो मैं जब ऊपर चढ़ी तो मैंने देखा कि वो छत पे था, और उसके बराबर में एक बच्ची खड़ी हुई थी, 7-8 साल की होगी या उसी साइज़ की मतलब होगी। और ऑल्दो वो छोटी सी बच्ची लग रही थी, लेकिन उसका सर जो था वो एक पक्की औरत का था। और जैसे ही मैं ऊपर जाके गई और मुझे घबराहट महसूस हुई उसको देख के, क्योंकि वो लेटा हुआ उसको आसमान को देख रहा था और वो इसको देख रही थी। उसने पलट के मुझे देखा, और बकौल इनके कि इतनी छोटे से धड़ पे, पर वो औरत का पूरा सर उसने जब पलट के इनको देखा तो इतनी अंधेरे के अंदर उसकी शक्ल क्लियर नज़र आ रही थी, जो कि इंतहाई अजीब सी और ख़तरनाक सी थी। और उसने जब इनको घूर के देखा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से, तो इनसे तो रहा नहीं किया, ये तो चीख मार के बेहोश हो गई। अच्छा, ये सुनने के बाद लोगों ने बोला ये वहम था, तुम डर गई, ये वो 10 बातें की और बात को ख़त्म किया। इनकी नानी यानी कि उनकी वालदा जो थी, नानी इनकी साहब की, उन्होंने आके इनको दम किया, सब कुछ किया, और माँ बेटा दोनों को दम करके और फिर इनको बोला कि सो जाओ, कुछ नहीं होता ये वो। तो कहती हैं उस रात फिर ख्वाब इनकी वालदा ने देखा कि वही
छोटी सी लड़की जिसका सर औरतों जैसा, औरत का, एक पक्की औरत का था, उसने इनको देख के हंसना शुरू किया और हंसते हंसते एकदम से वो खामोश हुई, बोली तुमने ऊपर आके जो किया वो अच्छा नहीं किया। ये देखने के बाद इनकी आंख खुली और इन्हें फौरन मतलब बोला कि हमें वापस जाना है अपने शहर। इनकी तबीयत भी ठीक ठाक ख़राब हो चुकी थी, बुखार भी चढ़ चुका था, लेकिन इनको यही डर था कि वो जो कह रही थी औरत, वो इनकी वैसे नहीं कह रही थी, वो बेसिकली इन्होंने वो डिस्टर्ब कर दिया था उसको, जो कि कमर के साथ कुछ करने वाली थी। कहते हैं जी वापस चले गए शहर और फ़ौरन के फ़ौरन, और बड़ी मुश्किल से वो नॉर्मल हुई वक्त गुजरने के बाद। लेकिन अब जब भी हम कश्मीर जाते हैं तो हम रात को अकेला होना अवॉइड करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी, एंड उम्मीद है कि हमें लोग और अपनी ट्रू स्टोरीज भेजेंगे और इसी तरीके से हम सेशंस करते रहेंगे। बहरहाल, दिस वाज एपिसोड 96। एक स्टोरी मैं अपलोड करने जा रहा हूँ जिसको मैं सिग्नेचर स्टोरी कह रहा हूँ। वाई? बिकॉज सुन लीजिएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, थोड़ी डिफरेंट चीज़ है, और उम्मीद करता हूँ कि उस तरीके की कहानियाँ लिखने वाले भी मुझे कांटेक्ट करेंगे तो हम वो भी सीरीज चलाएंगे। तो थैंक्स अगेन फॉर लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। उम्मीद है कि हम अगले हफ्ते फिर आएंगे आपके पास कुछ लेके, आपको थोड़ा सा एंटरटेन करने के लिए। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।